हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पॉल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। तो पिछले साल हमने देखा था मतलब डेमोक्रेसी के बारे में। तो जो डेमोक्रेसी का जो सफ़र है वो यहाँ से 10th का यहाँ से शुरू होता है। We noted last year that in a democracy all power does not rest with one organ of the state. पिछले साल हमने देखा था कि किसी एक के पास डेमोक्रेसी में एक के पास कभी पावर नहीं होती, वो पावर्स कई सारे ऑर्गन्स के पास होती हैं। An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy. तो अगर पावर्स इन तीन ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड की जाती हैं तो वो एक फेडरल गवर्नमेंट है। तो इस चैप्टर में हमें ज़्यादातर यही बताया गया है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, केस स्टडीज़ हैं दो कंट्रीज़ को रिलेट और कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है ये बताया गया है। तो इस चैप्टर की रीडिंग अब शुरू करते हैं। तो जिन दो कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा था वो हैं बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा। अब बेल्जियम जो है वो बहुत ही छोटी कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत ही छोटी कंट्री है और उसका जो एरिया है वो हरियाणा से भी कम है। इट हैज़ बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। तो वो नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी को बॉर्डर करती है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटर ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो उसकी 1 करोड़ की पॉपुलेशन है और वो कम से कम हरियाणा से बिल्कुल आधी है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है? अब एथनिक कॉम्पोजिशन का सीधा मतलब है कि वहाँ पे रहने वाले लोग, उनका रिलीजन, उनकी डाइवर्सिटी। मैं कहूँगा कि एक लैंग्वेज, कौन कौन सेम लैंग्वेज बोलता है वो सेम एथनिक कॉम्पोजिशन का है। हिंदू एक एथनिक कॉम्पोजिशन, पंजाबी एक एथनिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ का भी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो कंट्री की पॉपुलेशन में देखें तो 59% बोलते हैं डच जो कि रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, 40% बोलते हैं फ्रेंच जो कि रहते हैं वेलोनिया रीजन में, और बाकी के 1% बोलते हैं जर्मन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑल ओवर बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं। अब बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रसल्स, और ब्रसल्स की एथनिक कॉम्पोजिशन है 80% फ्रेंच और 20% डच। ठीक है, तो एक हो गया बेल्जियम एज अ होल और एक हो गया बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो ज़्यादा रिच थे थोड़े और पावरफुल भी थे। दिस वॉज रिजेंटेड बाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1950 से लेकर 1960s के बीच में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि हम अगर देखें बेल्जियम एज अ होल में डच बोलने वाले ज़्यादा थे और ब्रसल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे। तो इस वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में तालमेल अच्छा नहीं था और यही रीज़न था कि दोनों के बीच में 1950s और 1960s के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। ये बात होगी बेल्जियम की। अब बात आती है श्रीलंका की। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अब श्रीलंका जो है वो सदर्न कोस्ट में सिचुएटेड है, थोड़ा सा तमिलनाडु के कुछ ही किलोमीटर्स आगे। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज हरियाणा। तो 2 करोड़ पॉपुलेशन है इसकी जो बिल्कुल हरियाणा के इक्वल है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो इसकी भी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन में सबसे पहली बात आती है सिन्हाला स्पीकर्स
जो कि है 74%। फिर आते तमिल स्पीकर्स जो कि हैं 18%। ठीक है, तो 74% लोग बोलते हैं सिन्हली लैंग्वेज, वो वहाँ पे सिन्हली एक लैंग्वेज है वो बोली जाती है। और 18% लोग बोलते हैं तमिल लैंग्वेज। ठीक है, और तमिल में भी दो कैटेगरीज हैं। अब एक तो है तमिल नेटिव्स, मतलब वो जो श्रीलंका में पैदा हुए और श्रीलंका में ही उन्होंने तमिल लैंग्वेज बोली, वो उन्हें बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। और बाकी हैं वो लोग जो प्लांटेशन वर्कर्स की तरह आए थे श्रीलंका में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था। ठीक है, तो एक होते वो हैं इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स की पॉपुलेशन है 13% और इंडियन तमिल्स की पॉपुलेशन है 5%। तो टोटल कितने हुए? टोटल हुए 18%। और बाकी के 7% हैं क्रिश्चियंस। ठीक है, और वहाँ पे जो सिन्हली स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। तो अब ऐसा अब क्या होगा आगे? अब बेल्जियम में देखें तो डच ज़्यादा थी और फ्रेंच कम थी, तो डच अपना रूल जमाती रहती और फ्रेंच को पावर ही ना मिल पाती। इस वजह से फ्रेंच इस सिचुएशन को देखती और उसे अच्छा ना लगता, जिस वजह से धीरे धीरे दोनों के बीच में पार्टीशन हो जाता। और सेम ही हम कहें तो श्रीलंका का केस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में इन दोनों कंट्रीज़ में क्या हुआ इस टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका जो थी वो 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह आई थी। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी। अब हमने पहले देखा था कि सिन्हाला स्पीकर ज़्यादा थे और तमिल स्पीकर्स कम थे, तो इस वजह से सिन्हाला स्पीकर्स ने अपनी डोमिनेंस अपनी रौब जमाना शुरू कर दिया तमिल स्पीकर्स के ऊपर। तो इस वजह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में एक मेजॉरिटेरियनिज्म शुरू हो गई, जिस वजह से सिन्हाला के ऊपर एक सुप्रीमेसी का रूल शुरू हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे एक मेजॉरिटेरियनिज्म रूल शुरू हो गया। 1956 में एक एक्ट पास हुआ। अब वो एक्ट में क्या था, जो सिन्हाला थी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई। तो क्या होता है, डेमोक्रेसी जब होती है तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती। वो कंट्री एक सेक्युलर स्टेट होती है और कोई भी लैंग्वेज कोई भी इंसान बोल सकता है। लेकिन 1956 में जब ये रूल पास हुआ तो वो एक फेडरल गवर्नमेंट से यूनिटरी गवर्नमेंट बन गई श्रीलंका। और वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी पास हुई, जिसके अकॉर्डिंग सिन्हाला जो थी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी गई। तो गवर्नमेंट्स ने वो प्रोविंशियल पॉलिसीज़ फॉलो करी जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स के अंडर थी और उनको इजीली जॉब दे सकती थी। तो अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें बुद्धिज़्म जो था वो मेन रिलीजन बन गया और बाकी सारी जितनी राइट्स थी, जितनी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ थी और जितनी भी चीज़ें थी तमिल स्पीकर्स के लिए, वो सारी डिसरिगार्ड कर दी गई और एक लैंग्वेज और एक रिलीजन पे फोकस किया गया जो कि सिन्हाला था और बुद्धिज़्म था। ठीक है, इस वजह से सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशंस ख़राब होते चले गए। तो अब श्रीलंका में तमिल स्पीकर्स ने क्या किया, स्ट्रगल्स और पार्टीज़ बनानी शुरू कर दी, ठीक है, और उन्होंने डिमांड करी कि तमिल जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देनी चाहिए। क्योंकि जो जितनी भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जितनी भी इक्वालिटी बिफोर लॉ था, वो सब कुछ हटा दिया गया था। ठीक है, तो जब ये चीज़ उनकी ये डिमांड मना कर दी गई तो उन्होंने एक और डिमांड करी 1980s में कि उनको एक स्पेशल तमिल स्टेट मिले, सेपरेट तमिल स्टेट मिले ईस्ट में और नॉर्थ में। श्रीलंका के ईस्ट और नॉर्थ में उन्हें स्पेशल इल्म या स्टेट मिले। लेकिन उनकी दूसरी डिमांड भी बिल्कुल ठुकरा दी गई और मना कर दिया गया और इस वजह से बीच में उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई जो कि सिविल वॉर में बदल गई। और सिविल वॉर क्या होता है, एक ही कंट्रीज़ में जब दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई होती है तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। तो इस वजह से हज़ारों लोग मरे दोनों तरफ से और
कुछ फैमिलीज़ को रिफ्यूजीज़ बन के छोड़ भी देना पड़ा, कंट्री को छोड़ देना पड़ा। और ऐसा ही बहुत टाइम तक चला और आखिर में 2005 में जाके ये पूरी सिविल वॉर ख़त्म हुई। तो श्रीलंका में जो डिसीजन निकला वो कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं था, और वो वन साइडेड डिसीजन था जो कि सिंहाला स्पीकर्स के अंडर गया। ठीक है, लेकिन बेल्जियम में देखते हैं अब क्या हुआ। ठीक है, तो द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पुश। तो अब बेल्जियन लीडर्स ने अलग पाथ चुना, उन्होंने अलग तरीके का पुश चुना। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। तो उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को समझा और एक सही तरीके का पाथ चुना। तो अब 1970 और 1993 के बीच में बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ। तो वो एक ऐसा सिस्टम निकालना चाहते थे, ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे कि जिससे सारे आराम से रहें और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। तो उनका जो खुद का जो तरीका था, जो उन्होंने खुद का अरेंजमेंट निकाला, वो बहुत इनोवेटिव था और सारी कंट्रीज से बिल्कुल अलग था। तो बेल्जियन मॉडल क्या था? तो बेल्जियन मॉडल के हिसाब से सबसे पहला पॉइंट आता है, Constitution prescribes over that the number of Dutch speaking and French speaking ministers shall be equal in the central government। तो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों इक्वल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहले क्या था, डच स्पीकिंग ज़्यादा था, फ्रेंच स्पीकिंग कम था। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि डच और फ्रेंच इक्वल होने चाहिए। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus no single community can make decisions unilaterally। तो अब यहाँ पे कोई भी एक अकेला डिसीजन नहीं दे सकता था, फ्रेंच और डच दोनों के एक साथ डिसीजन देना था। Many powers of the central government have been given to state governments of the two regions of the country। तो बहुत सारी पावर सेंट्रल की स्टेट को दे दी गई थी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल भी सबॉर्डिनेट नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आता है, ब्रसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रसल्स में खुद की गवर्नमेंट है जिसमें दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, अब बेल्जियम एज अ होल में भी बिल्कुल इक्वल होंगे और ब्रसल्स में भी बिल्कुल इक्वल होंगे। तो मतलब डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग को इक्वल, उन्होंने इनोवेटिव अरेंजमेंट क्या निकाला कि दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल टाइप का गवर्नमेंट बननी चाहिए। और जो मेन क्या था कॉन्फ्लिक्ट की दोनों जगह जो कम्युनिटी थी वो कहीं ज़्यादा थी कहीं कम थी, तो दोनों जगह इक्वल कर दिया। तो अब जो मेन स्टेप लिया गया था वो क्या था, चौथा पॉइंट उसी के बारे में है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब पहली तो कौन सी थी, पहली थी सेंट्रल, दूसरी थी स्टेट, अब यहाँ पे तीसरी भी थी एक, जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। और उसे किसने इलेक्ट करना था, उसे तीनों लैंग्वेजेस ने इलेक्ट करना था, जो कि थी डच, फ्रेंच और जर्मन। तो जो लीडर बनना था वो किसी भी से भी हो सकता है, वो फ्रेंच का भी हो सकता है, वो डच का भी हो सकता है और वो जर्मन का भी हो सकता है। और गवर्नमेंट जो थी उसके पास भी स्पेशल कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज वो उठा सकती थी। तो हमने देखा कि बेल्जियन मॉडल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एकदम बेस्ट है और सबके लिए एकदम बराबर है, किसी के लिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जैसा नहीं है। ठीक है, इस मॉडल ने कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हटाए हैं और इस वजह से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रोके भी हैं। ठीक है, और जब यूरोप में जब यूरोपियन पावर्स बनाई गई थी, यूरोपियन यूनियन बनाई गई थी, तब ब्रसल्स को उसका हेडक्वार्टर्स घोषित किया गया था। अब जितनी भी हमने बात करी, हम इससे डिसिमिलैरिटीज़ बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, तो क्या आंसर होगा? तो आंसर ये है कि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, लेकिन
दोनों कंट्रीज़ में जो पावर शेयर हुई थी वो अलग तरीके से थी। श्रीलंका में अलग, बेल्जियम में अलग। बेल्जियम ने सारे लीडर्स और जितने भी वहाँ पे लोग थे सबको एक ही यूनिटी में रखने का सोचा। तो इसलिए वहाँ पे जो भी रिज़ल्ट निकला वो सबको एक्सेप्टेबल था और म्यूचुअली अच्छी तरीके से अरेंज भी किया गया था। लेकिन अगर हम श्रीलंका का दूसरी तरफ से एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करने लग गई, जिस वजह से तमिल लीडर्स को ये पसंद नहीं आया और देश में जो यूनिटी थी वो ख़राब हो गई। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल क्यों है, मतलब वो एक्सेप्टेबल क्यों है। तो इसके दो रीज़न हैं। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. तो पहला तो आंसर ये आता है कि जब पावर शेयरिंग होती है कंट्री में तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, मतलब लड़ाइयाँ कम होती हैं क्योंकि हर एक की खुद की पावर होती है, तो कोई किसी और की पावर नहीं ले सकता। Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि हम कहते हैं कि लड़ाई नहीं होती, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई वायलेंस नहीं होती सोशल ग्रुप्स के बीच में। तो इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं बनने देता। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the undermines the unity of the nation. तो इसका मतलब ये है कि दूसरों के ऊपर जब मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अपना रौब जमाना शुरू कर देती है, तो ये छोटे टाइम के लिए तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए ये बहुत ख़राब है और ये यूनिटी भी ख़राब कर देता है कंट्री की। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल सीधा क्वेश्चन नहीं आता, कई बार ऐसे भी आता है कि ये लाइन आ जाए और एक्सप्लेन लिखा आ जाए, तो इस लाइन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, उसमें भी यही सेम आंसर आएगा। तो इस लाइन का मतलब ये है कि मेजॉरिटी जो है, जब मेजॉरिटी रूल मेजॉरिटेरियनिज़म शुरू हो जाता है कंट्री में, तो माइनॉरिटी के लिए ही नहीं ख़राब होता बल्कि वो मेजॉरिटी को भी धीरे धीरे ख़राब कर देता है। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब अगला रीज़न आता है, दिस इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। ये बहुत डीपर रीज़न है और ये सेकेंड रीज़न है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. अब डेमोक्रेटिक रूल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो इससे मेनली इफ़ेक्ट होते हैं जैसे हम लोग, और जो डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए और मिनिस्टर्स हो गए। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो हमारी ये राइट है, ये राइट है कि हम किस तरीके से हम हमें हमारे रूलर्स रूल करें, हमारी ये राइट है कि हम उनसे पूछ सकते हैं। तो ये राइट है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इससे हम पूछ सकते हैं। ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में अच्छी तरीके से समझाया गया है, चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। ठीक है, एक होते हैं लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट का मतलब होता है जो खुद लोग इलेक्ट करते हैं, मतलब लीगली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो वही सेकेंड रीज़न यही आता है जिसे हम कहते हैं मॉरल रीज़न। फर्स्ट रीज़न होता है प्रूडेंशियल रीज़न। ठीक है, तो जो फर्स्ट रीज़न होता है वो जो पावर है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको स्ट्रेस कर देता है, उसको रोक देता है और अच्छे आउटकम्स लाता है। और दूसरा जो है वो पावर शेयरिंग को और से और वैल्यूएबल बनाता है। तो ये दो रीज़न्स है, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस की पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। तो अब आता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो अब पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या हैं, मतलब वो किस किस तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ये प्रैक्टिस ही है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of government must reside in one
पर्सन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस। तो पहले लोग क्या समझते थे? पहले लोग समझते थे कि जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल नहीं है, पावर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए और एक के हाथ में सारी पावर्स होनी चाहिए। पहले लोग ऐसा समझते थे। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not possible to take quick decisions and to enforce them। तो लोगों को ये लगता था कि अगर पावर्स बांट दी जाएंगी, मतलब पावर शेयरिंग करी जाएगी, तो क्विक डिसीजंस नहीं आ पाएंगे और डिसीजंस में बहुत ज़्यादा डिले हुआ करेगा और उनको मतलब एनफोर्स करने में भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये डेमोक्रेसी और टाइम के साथ साथ ये चीज़ें चेंज हुई और लोगों की सोच भी चेंज हुई। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो एक जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का कि जो मेन सोर्स है वो कौन है? वो हम लोग हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल दमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन और सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोग ही अपने आप को रूल करते हैं, कैसे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हुए, और वो रिप्रेजेंटेटिव भी हम में से ही एक होता है। In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society। और एक गुड डेमोक्रेटिक कंट्री या गवर्नमेंट अगर हम देखें तो वो हमेशा लोगों को देखती है और लोगों के व्यूज़ को आगे रखती है। एवरी वन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। तो उसमें सब होते हैं और किसी एक को नहीं देखा जाता। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अब आती है फॉर्म्स की बात। पहली फॉर्म आती है ऑर्गन्स के बीच में, पावर शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस फॉर्म को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सेम लेवल पर हैं और सेम पावर्स हैं। किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, सबके पास सेम पावर है। और इसमें एक दूसरे को चेक भी करते हैं। कैसे? अगर हम कहें जुडिशरी होती है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकती है अगर वो चाहे। अगर वो लॉज ठीक से नहीं बना रहे और लोगों के व्यूज़ को नहीं देख रहे और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो जुडिशरी के जो जजेस हैं वो उन मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को चेक भी करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, जिस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देते। और इसी रीज़न से इस अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। ठीक है, ये तो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब आती है सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए, और है प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट जो कि स्टेट्स में होती हैं या विलेजेस में होती हैं। ठीक है, इस जनरल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होती है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसे फेडरल गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो हर कंट्री में अलग अलग तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स या लोकल गवर्नमेंट को अपना अपना नाम दिया जाता है। इंडिया में हम उन्हें कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये तरीका सारी कंट्रीज़ में नहीं फॉलो किया जाता स्टेट गवर्नमेंट वाला, लेकिन इंडिया में किया जाता है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, लेकिन हमारी जैसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रिटन है कि क्या क्या कौन सी लेवल हैं और उनकी क्या क्या पावर्स हैं और सब कुछ। और एक यही चीज़ थी जो बेल्जियम में थी लेकिन श्रीलंका में नहीं थी। ठीक है, इस डिवीजन ऑफ पावर को कहा जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि इसमें हर एक लेवल की खुद की पावर्स हैं और सारी लेवल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो ये था दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आता है तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जैसे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। अब ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है लेजिस्लेचर्स एडमिनिस्ट्रेशंस में कि जो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें पावर नहीं मिलती या फिर रोल नहीं मिलता गवर्नमेंट में, तो उनके लिए ये बनाया जाता है कि उन्हें प्रॉपर शेयर मिले और पावर्स मिले गवर्नमेंट में। जैसे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, या फिर हो गया हमारा वुमेन, इन सब के लिए कि ये एलिनेटेड ना फील करें। ठीक है, डिज़र्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमने पिछले साल पढ़ा था। इसमें
कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जो एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। तो इसलिए ये था थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो मेनली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए होता है। अब आता है फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आज इतनी सारी हैं और कई सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं और मूवमेंट्स जो लोग चलाते हैं, ये है इस पावर शेयरिंग का फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। तो अब एक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, जो हम लोग हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव चुने। इन कॉन्टेम्परेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। अब ये भी आता है इसी फॉर्म पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल। अभी किस तरीके से होता है, कई सारी पार्टीज़ खड़ी होती हैं इलेक्शंस में, उसमें से हम कोई एक पार्टी चुनते हैं जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव बनती हैं। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अब इसमें एक पार्टी नहीं होती, इसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं, तो इसलिए इस वजह से एक इंसान पूरे कंट्री को नहीं चलाता, बल्कि बहुत सारे पार्टीज हमारी कंट्री को चलाते हैं। अब लॉन्ग रन में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये आइडियोलॉजीज़ और अलग अलग तरीके के व्यूज़ रखते हैं सोशल ग्रुप्स के सामने। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. अब कई बार एक पार्टी नहीं जीतती तो दो से ज़्यादा पार्टीज मिलके एक अलायंस या कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं और फिर कंट्री को चलाती हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो कई बार इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं जो लोग आपस में बनाते हैं कि वो कई बार प्रोटेस्ट कर सकें जब उनको कोई भी डिसीजन पसंद नहीं आता। They also will have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. अब उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते हैं, कई बार अच्छे डिसीजन ना हो, या फिर कई बार वो भी गवर्नमेंटल पावर में अपना शेयर देते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं जब कोई लॉ पास होता है या कोई एक्ट पास होता है। ठीक है, तो ये था फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर करे इस चैप्टर में। पहला कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है, पावर शेयरिंग क्या होती है, और उसके बाद हमने उसके बेसिस पे दो केस स्टडीज़ बेल्जियम और श्रीलंका की पढ़ी, किस तरीके से वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई थी, कैसे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे और उसका रिजल्ट क्या था। फिर हमने मेजॉरिटेरियनिज्म पढ़ा, किस तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म श्रीलंका में हुआ, एकोमोडेशन पॉलिसी कैसे आई, और पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। और लास्ट टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा है वो है फोर्थ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आपका एक चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस और स्टडी मटेरियल लाता रहूँगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ बुक्स का लिंक दिया है जो आप बाय कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक्स है, 30% रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। मैं भी उसी बुक से पढ़ता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।